अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज है इस दफ़ा के लिए उन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मोर देन 80 प्लस एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है इस साल के लिए, तो इनको आपने लाजमी कवर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे पास है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज। हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। तो ऐसी सूरत में हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सीलरेशन मूविंग बॉडी की क्या होगी। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगी किसी भी मूविंग बॉडी की वो हमारे पास होगी 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है? 0। तो इसको आपने माइंड में बिठा लेना है। और ये ग्राफ से रिलेटेड आपसे बार बार पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। तो हमारे पास जो न्यूटन की सेकंड लॉ है उसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूटन की सेकंड लॉ आपने याद रखना है कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहलाती है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास कि न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहलाती है? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार पूछा जाता है हमारे पास है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज अबाउट। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू, तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट हमारे पास इक्वल होता है 0.105 रेडियन पर सेकेंड के। तो ये आपने एज इट इज याद रख लेना है। ये बार बार पूछा जाता है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट कितने के इक्वल होता है? तो हमारे पास होता है 0.105 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर बात करें हमारे पास क्या है? इफ अ जिम्नेजियम ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म, मतलब खड़ा ही होगा, हिज आर्म स्ट्रेच लोअर हिज आर्म। तो हमारे पास एक जिम्नेजियम है, किसी भी स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है, हिज आर्म स्ट्रेच लोअर हिज आर्म। तो हमारे पास क्या करता है? अगर वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं तो उसके आर्म्स को क्या करता है, मतलब वो हमने बताना है। तो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं? एंगुलर स्पीड डिक्रीज करता है, सेम करता है, एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है या फिर 0 हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या करता है? एंगुलर स्पीड डिक्रीज नहीं करेगा, एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगा। तो जब भी वो स्टूल के ऊपर खड़ा होता है और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है तो इसी सूरत में उसकी क्या चीज़, आर्म्स की क्या चीज़ लोअर होगी? तो एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होगा? लोअर हिज आर्म्स द एंगुलर स्पीड। तो इसी सूरत में एंगुलर स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर हमारे पास है द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ। तो इक्विलिब्रियम की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तब जब हमारे पास क्या हो? तब होगी जब हमारे पास सम ऑफ एफ किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास कि जब सम ऑफ एफ इक्वल टू 0 होगा तो तब हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अगेन ये बार बार रिपीट होता है हर साल के लिए, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हर एक सेमेस्टर के लिए। तो ये हमारे पास क्या है कि पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसको तो आपने एज इट इज रट लेने क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है। अगेन हमारे पास एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड क्या कहलाते हैं? तो चेंज इन मोमेंटम जो 1 सेकेंड में होगी वो हमारे पास कहलाती है इम्पल्स। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ, द सन एंड द प्लेनेट मार्स इज। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का जो कि कंसिस्ट करता है अर्थ को, सन को और मून को, सन को, अर्थ को एंड द प्लेनेट मार्स को, वो क्या है हमारे पास? वो एट द ज्योमेट्रिक सेंटर पे है। क्लोजर टू मार्स होगा, क्लोजर टू अर्थ होगा, क्लोजर टू सन होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने याद रखना है कि हमारे पास जब भी इस तरह की एमसीक्यू आ जाए हमारे पास पेपर में कि सेंटर ऑफ मास का बोल रहे हो कि ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग करता है अर्थ को, सन को और प्लेनेट मार्स को, तो वो हमारे पास क्लोजर होगा सन के देन टू ईदर ऑफ द अदर बॉडीज। तो हमारे पास वो क्या होगा? क्लोजर टू द सन होगा देन टू ईदर ऑफ द अदर बॉडीज। तो क्लोजर टू सन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपने इट इज माइंड में बिठा लेना है। और जितने भी आंसर यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, वेरीफाइड है, उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई एमसीक्यू गलत लग रहा है तो एमसीक्यू में आप बता सकते हो, मैं दोबारा से उसको कंफर्म करके कमेंट पिन कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको उसका आंसर करेक्ट पता चल जाए। वैसे इसके अंदर काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है हमारे पास जो रॉन्ग मार्क हुए थे मुख्तलिफ जगहों पे वो करेक्ट किए हुए हैं, तो तभी यहाँ पर मौजूद है सारे के सारे।
अ कपल प्रोड्यूसेस, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास। तो कपल क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास? मोशन, नो मोशन प्रोड्यूस करता है, लीनियर या रोटेशनल, प्योरली लीनियर या प्योरली रोटेशनल। तो आपने याद रखना है कि कपल प्रोड्यूस तो करते हैं रोटेशन को, लेकिन वो रोटेशन कौन सी होती है हमारे पास? वो होती है प्योरली रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन होती है, रोटेशनल होती है, कौन सी होती है? तो हमारे पास होती है प्योरली रोटेशनल मोशन। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है जो कपल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर हमारे पास किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन हो हमारे पास वो यूनिफॉर्म में नहीं है, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, तो ऐसी सूरत में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा? तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारे पास होगा कर्व्ड। सही है, ये आपने याद रखना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये ग्राफ से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें से लाजमी एमसीक्यू बनेगा कि एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इसी सूरत में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? वो होगा कर्व्ड। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक और वो मूव कर रहे हैं सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसी सूरत में द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, तो इसी सूरत में जो वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू किया जा रहा है वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, और यही इसका मेन रीजन है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी भी सर्कल के अंदर मूव कर रही है और वर्क डन हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू किया जा रहा है वो जीरो है। तो क्यों है? बिकॉज क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पर सेकंड रेफर्स टू द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तो पर सेकंड रेफर करता है कौन सी डायमेंशन को फिजिकल क्वांटिटी के अंदर? तो पर सेकंड आपने याद रखना है किसको करता है? फ्रीक्वेंसी को करता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास, आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द न्यूटन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, तो न्यूटन सेकंड हमारे पास किसका यूनिट है? तो न्यूटन सेकंड हमारे पास यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एंगुलर मोमेंटम। इसको आपने एज इट इज माइंड में बिठा लेना है कि न्यूटन सेकंड क्या हमारे पास है वो यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज मेंशन है वो बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है। 80+ एमसीक्यूज है, इनको आपने लाजमी देख लेना है और इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो, मैं वो भी बना दूंगा। अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक बॉल है जिसको हम जो है अलाउ कर रहे हैं फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी उसको तमीज से फेंक रहे हैं, यानी जिस स्पीड से वो जा रही है उसी स्पीड से वो जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू, तो ऐसी सूरत में हमने बताना है कि जो वो डिस्टेंस कवर करेगी पहले सेकंड के अंदर वो किसके इक्वल होगी? तो यो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? g/2 के इक्वल होगी। ये g हमारे पास 9.8 वाला है, जो कि हमारे पास कोई भी चीज जमीन की तरफ जाती है तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8, तो ये g वो वाला है। सही है, ये आपने याद रखना है, स्मॉल g। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सीलरेशन, तो इन तमाम स्टेटमेंट में से एक्सीलरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हमने बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, बगैर टाइम ज़ाया किए। तो हमारे पास क्या है, राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर हम बाइक को जो है वो स्ट्रेट डाउन मूव कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीट के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी एक्सीलरेशन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है पॉइंट वेयर फोर्स कॉजेस टू मूव विदाउट रोटेशन इज, हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास फोर्स जो है वो कॉज करती है कि हम मूव करें बगैर रोटेशन के, वो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पर हमारे पास जो फोर्स है वो कॉज करती है कि मूव करें बगैर किसी रोटेशन के, वो सेंटर ऑफ मास होता है। विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, और इस तरह के एमसीक्यूज आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, और एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास की डायमेंशंस आपने बतानी होती है। तो पहली फुर्सत में बुक के अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ डायमेंशंस लिखी हुई हैं 5-6, उनको तो आपने कर लेना है। उसके बाद बाकी हमारे पास जितने भी लेक्चर्स मिड टर्म के अंदर इंक्लूडेड है, सब के अंदर कहीं ना कहीं पे, जैसे फोर्स है तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है उसका, ये सारी चीज़ें, ऐसा यूनिट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यूनिट के साथ। इनको तो आपने अलग से एक पेज पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे बार बार पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, और यहाँ पर भी आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपसे कुछ और भी क्वांटिटीज़ के पूछ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यही आपका आएगा, बस आपको वेक्टर और स्केलर का फ़र्क पता होना चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है, किसी भी वो चीज़ जिसके हमारे पास मैग्नीट्यूड हो और वो किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो,
तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होगा तो हमारे पास क्या कहलाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, वो हमारे पास है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। सही है, वेलोसिटी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी इन सब में कौन सी है, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपने माइंड में बिठा लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है हमारे पास, एन इलास्टिक कोलिजन इज वन। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच मोमेंटम इज नॉट कन्वर्ट, टोटल मास इज नॉट कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड, या फिर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये चारों के चारों ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपने माइंड में बिठा लेना है कि जब इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व्ड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस एमसीक्यू का। इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये लंबा चौड़ा एमसीक्यू लिखा हुआ है, अ पार्टिकल हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो हेल्ड किया हुआ है, whose अदर एंड इज अटैच्ड टू अ फिक्स पॉइंट सी। और उसका जो दूसरा हैंड है तो हमारे पास हेल्ड कर रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, और उसका दूसरा एंड है स्ट्रिंग का वो हमारे पास फिक्स्ड है किसी भी पॉइंट से जो कि हमारे पास सी है, और वो मूव कर रहा है सर्कल में, इन अ सर्कल ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। और वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारे पास। इफ द सरफेस इज कट, अगर हम सरफेस को कट करते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का जो कि पॉइंट सी पे है वो क्या होगा, तो आपने याद रखना है वो चेंज नहीं होगा, जो भी हो जाए वो चेंज नहीं होगा। तो डज नॉट चेंज पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन क्या कहलाता है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत जगह पे इसका आंसर गलत मार्क हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वर्क, और इसका वर्क ही करेक्ट आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम क्या है हमारे पास, फोर्स और टाइम का हमारे पास क्या है, चेंज इन क्या कहलाता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन वर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ ऑल हैव इक्वल मासेस एंड रेडाई। तो हमारे पास इनमें से कौन से स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनमें से, तो हमारे पास कहलाता है स्पेयर, सिर्फ और सिर्फ स्पेयर होगा, स्पेरिकल शेल नहीं है हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्पेयर इसका करेक्ट आंसर है, इसको अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इन। तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है हमारे पास ऑलवेज इक्वल होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। तो क्या है हमारे पास, ऑफ सेपरेशन इन, वो कौन सी उसमें हमारे पास होती है, कौन सी कोलिजन में हम जो है ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है उसको कह सकते हैं कि हमेशा इक्वल होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। तो हमारे पास होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो वो हमेशा इक्वल होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, टू स्केटर टॉस अ बॉल बैक एंड फोर्थ ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो हमारे पास दो स्केटर है जो कि टॉस करते हैं बॉल बैक एंड फोर्थ किसी भी फ्रिक्शनलेस आइस के ऊपर। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी इन तमाम के तमाम ऑप्शन में। तो आपने याद रखना है कि उनका हमारे पास क्या चेंज नहीं होगा, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्केटर्स एंड बास्केटबॉल, ये चेंज नहीं होगा मोमेंटम सिस्टम का कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्केटर एंड द बास्केटबॉल, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। तो हमारे पास जो भी दो स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स का हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा जब व्हेन दे आर, जब वो क्या होंगे, जब वो पैरेलल होंगे, पैरेलल टू होंगे, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होगा, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल एमसीक्यू पूछा जा रहा है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी। तो हमारे पास एक फोर्स है 100 न्यूटन की जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है 5 सेकंड के लिए, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी, हम मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एम वी। तो हमारे पास एम वी है हमारे पास, तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है। उसी फॉर्मूले के थ्रू जो है हम इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो आने वाला आंसर होगा वो क्या होगा,
1500 न्यूटन सेकेंड होगा। अब फॉर्मूले को आपने उसी मुताबिक चेंज करना है और आपके पास जो है 500 न्यूटन सेकेंड जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब बाकी आपको जो भी एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा यहाँ से ये कॉपी करो और चैट जीपीटी के अंदर जाकर आप पेस्ट करोगे, वो आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बता देगा, या आप हैंडआउट्स खोल सकते हो और इससे रिलेटेड जो है फोर्स के चैप्टर में जाकर बाकी डिटेल्स चीज़ें देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे इसको सॉल्व करने के लिए और उससे रिलेटेड और कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, अब आप डिटेल्स में खुद जाके चीज़ों को देखोगे तो समझ आएगी। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास 500 न्यूटन सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क में बी डन बाय। तो वर्क जो है हम किया जा सकते हैं, वर्क में बी डन बाय। तो वर्क कौन कौन कर सकता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ कर सकते हैं, व्हीकल्स कर सकते हैं, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि वर्क हमारे पास बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किया जा सकता है। तो काम हमारे पास जो है वो सभी करते हैं, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। तो फंडामेंटल डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की क्या है हमारे पास, और इस तरह से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूछे जाएंगे आपसे डायमेंशन से रिलेटेड, तो आपने बताने हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास 5 एक ही जगह पे गिवन है, तो सबसे पहली फुर्सत में उनको कर लेना है। और उसके बाद बुक के अंदर तमाम जो डेफिनेशंस होती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ लाइनें लगी होती हैं, उनको आपने लाजमी करना है। और अगर आप कहते हो तो मैं अलग से हैंडआउट्स की भी एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन डिटेल शेयर कर दूंगा। और बाकी अगर इस वीडियो का एमसीक्यू का भी पार्ट 2 चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, वो भी बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर 80+ एमसीक्यूज कवर किए हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई। सेकंड पार्ट में इसका बना सकता हूँ, जो इंटरेस्टेड है वो नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो हमारे पास जो फंडामेंटल डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है mL2t-1। अब ये डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं वो भी आप सीख सकते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप रट्टे लगाओ कि इसका mL2 है या mL2 ये है वो है। तो ये 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ ये पावर में आएगा, टॉप पे आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये -1 भी हमारे पास ये पावर में दोनों चीज़ें आएंगी, ये आपने बस माइंड में याद रखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा mL की पावर 2 आ जाएगा, फिर t की पावर -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन x डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल की क्या होगी x डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है हमारे पास, इसको आपने दिमाग में बैठा लेना है। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में क्या होगी, तो x डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी हमारे पास। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज भी बार बार पूछा जाता है हमारे पास कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क है, नहीं भाई। फोर्स इक्वल टू है नेगेटिव इंटीग्रल के, इक्वल है टू द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं। फोर्स क्या हमारे पास, फोर्स इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो फोर्स हमारे पास क्या है, जिसके एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम जो है काम करते हैं। फोर्स इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो क्या है, नियर द सरफेस है, नियर द सेंटर है, नियर द आउटर बाउंड्री है, या फिर अ लिटिल लेस है नाउअडेज। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ एटमॉस्फेयर से, अर्थ एटमॉस्फेयर का वो नियर है सेंटर ऑफ अर्थ के, इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंटर ऑफ मास अर्थ एटमॉस्फेयर का क्या है, नियर द सेंटर ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी बार बार पूछा जाता है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड आर स्ट्रेच। कंप्रेस करते हैं अगर किसी स्प्रिंग को, या फिर स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्प्रिंग की क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग की होगी वो क्या होगी, हमेशा वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है नेग्लिजिबल है यानी नजरअंदाज करने के बराबर है, देन एक्सीलरेशन ऑफ 2 फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट मासेस इज। तो
तो इसी सूरत में हमारे पास जो एक्सीलरेशन है किसी भी दो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट मासेस के साथ वो क्या होगा, वो सेम होगा। वो आपने याद रख लेना है कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगी तो एक्सीलरेशन किसी भी दो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो कि डिफरेंट मासेस के साथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, पर सेकंड रेफर्स टू द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पर सेकंड रेफर करता है टू द डायमेंशन, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमारे पास जो है वो पर सेकंड रेफर करता है, तो वो होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। आपने याद रख लेना है कि एंगुलर वेलोसिटी वो होती है जिसको पर सेकंड रेफर करता है और वो फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ऑफ इक्वल मासेस के, तो क्या होगा हमारे पास, द टू ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्टिक टुगेदर, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट स्टॉप, नन ऑफ दिस, या फिर द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। तो इसमें आपने याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ इक्वल मासेस का, तो हमारे पास क्या होता है, तो इसी सूरत में जो कोलिजन होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर। तो एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जरूरी है कि जीरो होना चाहिए किस पॉइंट पे, जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो तब हमारे पास जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो होना चाहिए जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या, अ फ्लाई व्हील इज अटैच्ड टू एन इंजन टू। तो फ्लाई व्हील हमारे पास अटैच किया गया है इंजन से, तो हमारे पास किसके लिए किया गया है, टू एन इंजन टू इंक्रीज करे डिक्रीज करे क्या करे, तो हमारे पास तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लाई व्हील अटैच करते हैं हम इंजन के साथ ताकि हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सके, इंक्रीज इट्स स्पीड। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पूछा जाता है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर डिपेंड करता है, या फिर जीरो होगा। सो द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव पर आपने क्लिक कर देना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का जिसका रेडियस आर है वो लोकेट करता है अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर एट द रिम, या फिर एट द सेंटर, या फिर अ डिस्टेंस r/3 फ्रॉम द सेंटर। तो जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो सेंटर पे लोकेट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, माइंड में आपने बिठा लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू है, सही है, करेक्ट ऑप्शन ही डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो वेट इज अ फोर्स, तो इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो हमारे पास ये वाला है कि वेट हमारे पास फोर्स है और मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका करेक्ट आंसर होगा कि वेट एक फोर्स है और मास जो है वो एक मेजर है इनर्शिया का। नेक्स्ट हमारे पास है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम द ग्राफ एट एनी पॉइंट मे बी आइडेंटिफाइड विद। जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम का, इसी तरह उसमें जो ग्राफ होता है किसी भी पॉइंट पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसके साथ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के साथ जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बार बार पूछा जाता है हमारे पास। तो लाइट ईयर आपने याद रख लेना है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है हमारे पास, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग। अगर टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का चेंज हो रहा है तो ऐसी सूरत में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी सिस्टम के ऊपर। तो ये आपने माइंड में बिठा लेना और यही करेक्ट आंसर है, इसका वेरीफाइड आंसर यही है हमारे पास कि जब हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा होगा तो क्या होगा, ऐसी सूरत में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लाजमी एक्ट कर रही होगी सिस्टम के ऊपर, तभी वो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज। तो फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेंथ है, कलर है, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक है, साउंड है। तो आपने याद रखना है कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, लेंथ है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, तो जब हमारे पास कोई भी बॉडी मूव करती है सर्कल के अंदर, तो ऐसी सूरत में जो एंगल होता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी वो कितना होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान। जब कोई बॉडी मूव करती है सर्कल के अंदर तो वो कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, इफ यू ट्रेवल फॉर 2.5 आवर्स with an average speed 48 miles per hour, the distance traveled is, तो अगर आप ट्रेवल करते हो 2.5 आवर, एवरेज स्पीड जो होगी आपके पास 48 माइल्स पर आवर होगी, तो ऐसी सूरत में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे वो कितना होगा, तो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे वो हमारे पास होगा 120 माइल्स का। ये आपने माइंड में बिठा लेना है और इसको सॉल्व करके फॉर्मूला के थ्रू कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज वैल्यू चेंज करके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास कि स्विमिंग पॉसिबल होती है किस वजह से, तो स्विमिंग पॉसिबल है हमारे पास मुख्तलिफ लॉज यहाँ पर दी हुई है, तो उनमें से जो करेक्ट लॉ है हमारे पास वो कौन सा है कि स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपने याद रख लेना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमारे पास जो है वो स्विमिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल, तो अगर हमारे पास जब फोर्स जो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर वो डबल होगी, तो ऐसी सूरत में जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगी, ऐसी सूरत में जो एक्सीलरेशन है वो भी डबल हो जाएगी। ये आपने माइंड में बिठा लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर का है और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है 5 रेडियन पर सेकेंड, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, विल हैव लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक व्हील है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर का है और एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड की है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई आप बताओ कि लीनियर स्पीड क्या होगी, वो भी मीटर पर सेकेंड में आपने बतानी है। लीनियर स्पीड कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो मीटर पर सेकेंड में हमें लीनियर स्पीड चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहा है हमारे पास क्या है, इफ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म स्ट्रेच लोअर हिज आर्म, तो क्या होगा हमारे पास जब वो लोअर करेगा अपने आर्म को तो क्या होगा, एंगुलर स्पीड जो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी इस सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ वर्क के मुताबिक व्हेन अ बॉडी सिट इन वन प्लेस एंड स्टडीज फॉर द होल नाइट ही डज, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्क के मुताबिक क्या है कि जब भी कोई बॉडी सेट करती है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर और वो उसी जगह पर काफ़ी देर के लिए बैठती है, यानी वो किसी एक जगह पे बैठा हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल जो दी हुई है, और वो स्टडी कर रहा है होल नाइट, तो इस सूरत में उसने क्या किया, ही डज नो वर्क। तो इक्वेशन ऑफ वर्क के मुताबिक अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि स्टडी हो गई, तो आप एक ही जगह पे बैठ के मुसलसल पढ़ रहे हो पूरी रात, तो इसी सूरत में हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्क क्या कहती है भाई कि आपने कोई भी काम नहीं किया, फालतू बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फोर्स इज डैश क्वांटिटी, तो फोर्स हमारे पास क्या है, तो आपने माइंड में बैठा लेना है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस एमसीक्यू को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है जहां पर वेक्टर क्वांटिटी मौजूद नहीं होगा, वेक्टर की जगह कुछ और लिख देंगे, तो तब आपने कौन सी क्वांटिटी पे क्लिक करना है कि फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर है और वेक्टर किसके अंदर आता है, ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आता है। तो जब वेक्टर है मौजूद तो वेक्टर पे क्लिक करो, वेक्टर नहीं है तो फिर आपने ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। ये चीज आपने माइंड में बिठा लेनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब हमारे पास कोई भी बॉडी मूव करती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, ऐसी सूरत में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है या गोला मोला होता है, कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। तो आपने माइंड में बैठा लेना है कि जब भी बॉडी मूव करेगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, ऐसी सूरत में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा ग्राफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या इम्प्लाई करती है कि भाई सम ऑफ एफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल होता है, ये इम्प्लाई करती है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगेन ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायमेंशन से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू लिखे हुए इनको आपने बस पढ़ के रट्टे नहीं लगाने, इससे रिलेटेड आपसे
और भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। क्लियर लेक्चर नंबर 1 के अंदर 5 दिए हुए हैं और बाकी मुख्तलिफ जगहों पर भी 3 4 5 दिए होंगे हर एक जगह। जैसे फोर्स है, वेक्टर है, तो मुख्तलिफ हमारे पास जैसे वर्क हो गया, फोर्स हो गया, और भी काफ़ी सारे हमारे पास यूनिट्स गिवन होते हैं। इनके यूनिट्स आपने याद रखने हैं क्वांटिटीज़ के। उसके साथ साथ आपने हमारे पास फॉर्मूला वगैरह अगर गिवन है वो भी याद रखना है, और न्यूमेरिकल्स में आपको मदद करेगा। और उसके साथ साथ उनकी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जूल की डायमेंशन क्या है, वो क्या होती है हमारे पास ml2t-2। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा जूल का, ml2t-2। तो ये 2 ऊपर आएगा और ये -2 भी ऊपर ही आएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में बिठा लेनी है। ये पावर का भी आपने ध्यान रखना है कि जो ml पावर 2 आ जाएगी और t की पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ स्पेयर ऑफ मूवमेंट ऑन इनर्शिया I rolls down an inclined plane without slipping. The ratio of the rotational kinetic energy to the translational kinetic energy is nearly। तो ये एमसीक्यू आपने एज इट इज रट्टा लगा लेना है, इसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा। जो रेशो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टू द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी वो नियरली कितनी होगी, वो 2/5 की इक्वल होगी। इसका करेक्ट आंसर यही 2/5 ही है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स इज अ यूनिवर्सल बेस स्केलर या फिर ड्राइव। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वेक्टर नहीं होगा तो वेक्टर क्या कहलाएगा, वो ड्राइव क्वांटिटी पर आपने क्लिक कर देना है। स्केलर तो है नहीं और बेस और यूनिवर्सल तो फालतू लिखा हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसके अंदर आती है, ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर आती है। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी आपसे पूछते रहते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो फोर्स है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर इन्होंने लिखा हुआ है, वेक्टर है नहीं। तो वेक्टर किसके अंदर आते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास ड्राइव के अंदर आती है। तो ड्राइव पर आपने क्लिक कर देना है, तो हमारे पास ये फोर्स का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है 1 रेवोल्यूशन की, वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है 2π रेडियन के। तो 2π रेडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीजेज। अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अप्लाइड कर रहे हैं वो हम इंक्रीज हो रहा है, तो इसी सूरत में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसी सूरत में जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा भाई, वो भी इंक्रीज्ड हो जाएगा। एन इलास्टिक कोलियन इज वन इन विच। तो इलास्टिक कोलियन कौन सी होती है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है हमारे पास। इलास्टिक कोलियन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड के अंदर क्या कहलाती है, 1 सेकेंड के अंदर कहलाती है इम्पल्स। A man with his arm at his sides is spinning on a light frictionless turntable. When he extends his arm तो his angular momentum remains the same। और इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो जो जिम्नेजियम था, तो उसको तो आपने याद रखना है। तो उसके साथ ये भी आपने याद रखना है कि जब यहाँ पर हमारे पास ये अपने आर्म्स को एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो है वो रिमेन्स द सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास देन टॉर्क इज। जब हमारे पास फोर्स अप्लाई करते हैं हम, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो इसी सूरत में जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन आपको आनी चाहिए किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 0.0003711। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या होगी इसकी, तो हमारे पास होगा 3.7 एक्सपोनेंट -4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट हटा सकते हैं यहाँ से, और ये जो -4 है ये पावर में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा 3.7 एक्सपोनेंट -4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसको आपने डिटेल में देख लेना है, इससे रिलेटेड आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। A bullet shoot straight up returns to its starting point in 10 seconds the initial speed was। तो एक बुलेट है उसको हम शूट कर रहे हैं, स्ट्रेट अप शूट कर रहे हैं और वो रिटर्न कर रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापसी 10 सेकेंड के अंदर। तो इसी सूरत में आपसे इनिशियल स्पीड पूछ रहे हैं, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, तो इनिशियल स्पीड हमारे पास होगी 49 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी इनिशियल स्पीड होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोमेंटम में बी एक्सप्रेस्ड इन। तो मोमेंटम में बी एक्सप्रेस्ड इन केजी मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर।
ग्राम या फिर न्यूटन सेकेंड। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो मे बी एक्सप्रेस, तो मोमेंटम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अंदर, बहुत जगह पे ये MCQ मार्क हुआ हुआ है तो ये हमारे पास गलत है। मोमेंटम में भी एक्सप्रेस्ड इन किस में कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड में मोमेंटम को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, तो न्यूटन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, व्हेन द मास ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी इज मच लार्जर। तो जब हमारे पास जब बॉडी का मास, व्हेन द मास ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। जब हमारे पास कोलाइडिंग बॉडी का मास जो वो लार्जर होगा किसी भी बॉडी के मास से जो कि रेस्ट में है, तो इस सूरत में जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी, वो हमारे पास रिमेन सेम हो जाएगी, बिकम 0 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये बिकम से हाफ हो जाएगी या फिर डबल हो जाएगी। तो हमारे पास आपने याद रखना है कि वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ना ही सेम होगी, ना ही हाफ होगी और ना ही डबल होगी, बल्कि वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ। तो फिजिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज, इसका करेक्ट आंसर है। और ये बार बार रिपीट होने वाला MCQ है, सिंपल से MCQ है कि फिजिक्स किसके ब्रांचेस में है, फिजिकल साइंसेज के। What is the basic reason to change in the motion of an object according to Newton's second law of motion? तो हमारे पास जो बेसिक रीजन है जो कि चेंज करते हैं मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, नेट फोर्स होता है या फिर डिक्रीज इन इनर्शिया होता है। तो आपने याद रखना है कि जो बेसिक रीजन होता है जो कि चेंज करते हैं किसी भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो होता है नेट फोर्स। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसी सूरत में हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ये आपने माइंड में बिठा लेना है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट MCQ, ये सिंपल सा पूछा जाता है कि द गोल ऑफ ऑल साइंटिफिक इंक्वायरी इज। तो साइंटिफिक इंक्वायरी या फिर साइंटिफिक मेथड का मेन गोल क्या होता है, डोमिनेट करे वर्ल्ड को या फिर वर्ल्ड में पीस कायम करे या फिर हर एक को रिच और हैप्पी बनाए। ये सारे के सारे गोल्स तो दुनियावी है। हमारे पास जो मेन गोल किसका होता है, साइंस दानों का होता है, जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी का होता है। वो क्या होता है कि हमारे पास प्रिडिक्ट कर सके नेचुरल इवेंट को बेस्ड ऑन नॉन पैटर्न्स के मुताबिक। तो प्रिडिक्ट का मतलब होता है यानी अंदाज़ा लगाएं नेचुरल इवेंट्स का बेस्ड ऑन जो चीज़ें हमें पता है। नेक्स्ट एक MCQ पूछा जा रहा है, अब फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एग्जर्ट कर रहे हैं किसी भी 40 kg कंटेनर के ऊपर विच सेट्स ऑन अ फ्लोर। इफ द फ्रिक्शनलेस फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड कंटेनर इज 80 न्यूटन, ऐसी सूरत में मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन क्या होगी उस कंटेनर की। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको आप पावर में इजीली लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे से जब ऊपर आएगा तो वो -2 बन जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहा है कि द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर विद अ स्पीड दैट इज ग्रेटर देन द टर्मिनल स्पीड। तो एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड एयर के अंदर थ्रो करना है, जिसकी स्पीड हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर होगी टर्मिनल स्पीड से। इट लैंड्स एट द प्लेस वेयर इट वॉज थ्रोन, और ये हमारे पास वहीं पे लैंड करती है जहाँ से ये बॉल फेंकी गई थी। अब पूछ के आ रहे हैं, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज द ग्रेटेस्ट। तो हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसके फ्लाइट के दौरान यानी जब हमने इसको फेंका और वापसी आने तक के दरमियान में बीच में जो टाइम था उसके अंदर जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, ग्रेटेस्ट थी। हाँ ग्रेटेस्ट तो थी, लेकिन कब थी वो चीज़ें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हाफ वे डाउन थी, एट द टॉप पे थी, या फिर हाफ वे अप थी, या फिर जस्ट आफ्टर इट इज थ्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास जस्ट आफ्टर इट इज थ्रोन। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस थी वो कब ग्रेटेस्ट थी, जैसे ही हमने बॉल को फेंका जस्ट आफ्टर इट इज थ्रोन। नेक्स्ट समझो क्या हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी बॉडी का वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्सेस, यानी जितना फोर्स अप्लाई करेंगे अप्लाइड फोर्सेस के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन। तो फोर्स और टाइम का हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, चेंज इन इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा किसी भी दो वेक्टर का वो मैक्सिमम होता है, तब होता है जब वो हमारे पास होते हैं
पैरेलल, तो तभी हमारे पास ये मैक्सिमम होगा। ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू यहाँ पर आ चुका है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज। हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज, तो ऐसी सूरत में जो एक्सीलरेशन किसी भी मूविंग बॉडी की वो क्या हो जाएगी, वो होगी 0। तो आपने माइंड में बिठा लेना है कि वो क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ तक आपने 80 एमसीक्यूज जो है वो सक्सेसफुली कवर कर ली हैं जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है। अब आपने कमेंट के नीचे अंदर बताना है कि अब इसका पार्ट 2 चाहिए, और इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जिनके ऊपर आपको ये वीडियो चाहिए। मजीद वीडियोस फिजिक्स के अलावा CS के सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, पाक स्टडीज़ के हो सकते हैं, इस्लामियात के हो सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट हमारे पास भरे पड़े हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस तरह की चाहिए, और फिजिक्स का सब्जेक्टिव की भी चाहिए, हैंडआउट्स के लिए भी अलग से वीडियो चाहिए, किस तरह से हम जो है लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं मिड टर्म के, तो आपने नीचे कमेंट के अंदर बता देना है। उसके ऊपर जो है आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो की लेंथ इससे अब मजीद मैं कम नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि वीडियो की लेंथ कम होनी चाहिए, तो इससे मजीद कम नहीं हो सकती। 80+ MCQs जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, आपने कमेंट में लाजमी बता देना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।